दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे मध्य प्रदेश सरकार का बजट और बजट स्पीच से बहुत ही महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उनको इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। पिछले दो वीडियोस में हमने पिछले 22 पेजों को कवर किया हुआ है एमपी की जो बजट स्पीच है उसके, और अब हम आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर 98 पर हम आते हैं। तो पॉइंट नंबर 98 पर जो कहा गया है कि वर्ष 2022-23 में 15 जनजाति कन्या महाविद्यालयीन छात्रावासों को नवीन भवनों में संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 6 विशिष्ट क्रीड़ा परिसर संचालित किए जाने का भी लक्ष्य है। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि 15 जो जनजातीय कन्या महाविद्यालयीन छात्रावास हैं उनको नवीन भवनों में संचालित किया जाएगा और 6 विशिष्ट क्रीड़ा परिसर भी संचालित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। और दोस्तों विशेष पिछड़ी जो जनजातियां होती हैं उनसे ज़रूर हमारे एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर जो बैगा, भारिया और सहरिया हैं उनके लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस वर्ग के युवाओं को आजीविका के नए अवसर मिलें, इस उद्देश्य से श्योपुर, शहडोल, डिंडोरी, मंडला एवं छिंदवाड़ा जिलों में कंप्यूटर प्रशिक्षण कौशल विकास केंद्र का निर्माण पूर्णता की ओर है। ये भी इस बजट में कहा गया है। इस समुदाय को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से 15 जिलों में आहार अनुदान योजना संचालित है। तो दोस्तों आपके लिए जो प्रश्न यहाँ पर बन सकता है वो आपका यहाँ पर आहार अनुदान योजना से बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि आहार अनुदान योजना जो है वो किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आहार अनुदान योजना श्योपुर, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, छिंदवाड़ा जिलों में और जो बैगस, भारिया और सहरिया हैं इनके कुपोषण से मुक्ति के लिए जो है 15 जिलों में ये आहार अनुदान योजना संचालित है। आ जाते हैं आगे पॉइंट नंबर 100 की ओर आते हैं। तो राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुसूचित जाति क्षेत्र की पंचायतों एवं नगरीय निकायों को और अधिक सक्षम व सुदृढ़ बनाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की अनुशंसा की गई है। हमारी सरकार इसे क्रियान्वित करेगी। तो दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार के बनते हैं। यहाँ से जो दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा वो वित्त आयोग से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वित्त आयोग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के सभी आयोगों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था उस संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 243 झा 1 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। और मध्य प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग का जो गठन है वो 14 जून 1994 को किया गया था। इसके अध्यक्ष श्री सबाई सिंह थे, याद रखिएगा सबाई सिंह थे। और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। वित्त आयोग के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि वर्तमान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। फिर दोस्तों हम यहाँ पर आगे चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 101 में कहा है कि अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं में वर्ष 2021-22 का बजट अनुमान 24,911 करोड़ रुपए था और इसको बढ़ा दिया है उन्होंने 26,941 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 102 जो अनुसूचित जाति कल्याण से रिलेटेड है। तो इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक आर्थिक उत्थान के कार्यक्रम सरकार की प्राथमिकता में है और इस हेतु अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम को सुदृढ़ किया जा रहा है। और इसमें एक नई योजना शुरू हो रही है। अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता के लिए 40 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर रखा गया। दोस्तों जिस प्रकार अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम है उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक स्तर को ऊपर उठाकर समाज की मुख्य धारा में लाने तथा आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन वर्गों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में अग्रसर है। इस हेतु पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम को सुदृढ़ किया जाएगा ये कहना है।
एक नई योजना पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता के लिए रुपये 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। यहाँ पर आप इसको भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस समुदाय के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियों, रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण तथा सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पर प्रोत्साहन देने जैसे कार्यक्रमों को निरंतर रखा गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों को पुरस्कृत करने की योजना भी निरंतर रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नंबर 108 में जो है घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति के बारे में बात की गई है। तो घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति, घुमंतु मतलब जो घूमती ही रहती हैं, अर्ध घुमंतु जो मतलब कुछ साल घूमती, मतलब साल में कुछ दिन घूमती हैं और कुछ दिन एक जगह रहती हैं। तो इन जनजातियों को हम बोलते हैं घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियाँ। तो यहाँ पर जो कहना है कि शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े इस वर्ग के विकास एवं कल्याण की योजनाएं निरंतर हैं। विद्यार्थियों को छात्रावास, आश्रम की आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान करते हुए शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करने की योजनाएं भी संचालित हैं। विमुक्त जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इस वर्ग तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न आपका पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर जो घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति हैं, इनसे किस प्रकार से प्रश्न बनेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति को घुमक्कड़ या अर्ध घुमक्कड़ भी बोल सकते हैं। तो इनके कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 22 जून 2011, याद रखिएगा 22 जून 2011, तो ये आपको याद रखना है, 22 जून 2011 को पृथक विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का गठन किया है। और 51 जो जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की, उनको जो है विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों में शामिल किया गया है। कुछ के नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों एक जो महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश सरकार की योजना है संबल योजना, उसका लाभ जनता को मिलना बंद हो गया था और मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण करने के पश्चात इस योजना को पुनः शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत 3,29,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,742 करोड़ से अधिक लाभ दिए गए हैं। अब योजना को बृहद रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। तो संबल योजना से बेसिकली दोस्तों जो क्वेश्चन बनता है कि वो कब शुरू हुई थी, तो इसको जो है आप याद रखना है 5 जो है जुलाई 2018 को ये शुरू हुई थी। तो 5 जुलाई 2018 को आपको ये याद रखना है कि ये योजना शुरू की गई थी। तो दोस्तों जो नेक्स्ट यहाँ पर फैक्ट पॉइंट है, फैक्ट नंबर 115 से, तो ये 5वां राज्य वित्त आयोग से रिलेटेड फैक्ट है यहाँ पर। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखना है, वित्त आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो वित्त आयोग में हम बेसिकली बात करें तो 5वां राज्य वित्त आयोग जो है उसके बारे में बात की गई है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास में स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये कहना है। और सरकार ने नगरीय और ग्रामीण निकायों को सशक्त करने के उद्देश्य से 5वां राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर विचार कर प्रदेश के राजस्व में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। इन निकायों को वर्तमान में राज्य के विभाजनीय कोष की 5% राशि प्रदान करने का प्रावधान है। तो अभी जो वर्तमान में इनको जो राज्य वित्त आयोग होता है उसके अनुसार राज्य का जो फंड होता है उस फंड से 5% की राशि वर्तमान में मिलती है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस भागीदारी को दुगुना कर 10% किया जाए। यह बढ़ोतरी चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2022-23 से प्रारंभ कर वर्ष 2025-26 तक पूर्ण की जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मतलब चरणबद्ध तरीके से होगी और 22-23 से स्टार्ट करके इसको 25-26 तक पूरा किया जाएगा। बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन स्वरूप विभाजनीय कोष से 1/4% राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान भी किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे कहा गया है कि 5वां राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने के परिणाम स्वरूप स्थानीय निकायों को वर्ष 2022-23 में उपलब्ध कराई जाने वाली राशि 2,562 करोड़ रुपए होगी। तो दोस्तों
आपको मैं कुछ जानकारी वित्त आयोग के बारे में और दे देता हूँ, हालांकि मैंने पहले भी वित्त आयोग के बारे में आपको जानकारियाँ दी हैं। तो इसका जो गठन हुआ जून 1994 में हुआ मध्य प्रदेश के अंदर। एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होते हैं, कुल 5 सदस्य इसके अंदर होते हैं। और अगर हम बात करें तो ये 73rd अमेंडमेंट 243 आई और 74th अमेंडमेंट जो हुआ था 243 बाय के अंदर ये प्रावधान है इसे वित्त आयोग के गठन की। नियुक्ति राज्यपाल करता है, कार्यकाल इसका 5 साल का होता है। प्रथम अध्यक्ष थे सबाई सिंह सिसोदिया, प्रथम वित्त आयोग बना था उसके अध्यक्ष थे। वर्तमान में 5वें वित्त आयोग की हिम्मत कोठारी हैं और छठे के NK सिंह हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कार्य इसका होता है वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल विधानमंडल को ये पेश करते हैं। तो ये सब इसके जो है कार्य होते हैं। तो ये आपको याद रखना है वित्त आयोग के बारे में। दोस्तों आगे जो बात की गई है वो पॉइंट नंबर 118 में सरकार का कहना है कि प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा, सभी के पास अपना पक्का मकान होगा। इस संकल्प की सिद्धि के लिए हमारी सरकार दिन रात काम कर रही है। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 23,50,000 से भी अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। तो 23,50,000 से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है। और अगले 3 साल की बात की गई है, 31 लाख हितग्राहियों को अगले 3 साल में आवास प्लस सूची के अनुसार योजना का लाभ दिलाया जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इस महाअभियान हेतु सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट के अनुमान को 4 गुना कर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए मध्य प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक प्रावधान केंद्रांश एवं राज्यांश मिलाकर कुल रुपये 10,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। वर्ष 2022-23 में लगभग 10 लाख नए हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किया जाना लक्षित है। तो ये दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नंबर 119 में बात की। दोस्तों अलग अलग योजनाओं की बात की गई है कि हम उस आवास में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से पीने का साफ पानी हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन मिले, और स्वच्छ भारत जो मिशन है उसके अंतर्गत शौचालय की व्यवस्था हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 12 संपर्क सड़कों का जाल बिछे। ये सब व्यवस्था एक पूरे पैकेज के रूप में प्रदान करने का संकल्प जो है लिया गया है। ये सब जानकारी यहाँ पर दी गई। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं आपके सिर्फ इन योजनाओं की स्टार्ट डेट आपको पूछी जा सकती है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सभी योजनाओं की स्टार्ट डेट जरूर बता दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बात की गई है कि हमारी सरकार शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए भूमिहीन परिवारों को आवासीय पट्टा प्रदान कर रही है। प्रदेश के लिए यह गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रदेश को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी होती है उसके अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हमारे प्रदेश को, मध्य प्रदेश को देश के अंदर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों से प्रदेश की शहरी स्वच्छता परिदृश्य में आमूलचूल बदलाव आया है। सदन को अवगत कराते हुए मुझे खुशी हो रही है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हमारे प्रदेश को देश में तीसरा स्थान तथा इंदौर शहर को लगातार 5वीं बार देश के स्वच्छतम शहर का पुरस्कार तथा 5 स्टार रेटिंग के साथ देश के पहले वाटर प्लस शहर होने का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त 9 शहरों को 3 स्टार, 17 शहरों को 1 स्टार प्राप्त हुआ है। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आपको इंदौर शहर को लगातार 5वीं बार देश के स्वच्छतम शहर का पुरस्कार मिला है। 5 स्टार रेटिंग के साथ देश के पहले वाटर प्लस शहर का होने का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे आते हैं। प्रदेश के 7 शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कार्य चल रहे हैं, और याद रखिएगा कितने शहरों में चल रहे हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो 7 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत कार्य चल रहे हैं, और समस्त स्मार्ट सिटी शहरों में एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर संचालित हैं। आगे दोस्तों बात की गई है स्टार्टअप इंक्यूबेशन केंद्रों की। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में ये उद्यमिता के क्षेत्र में अवसर देने के लिए, और 15 शहरों में 749 बसों का जो PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर संचालन किया जा रहा है।
वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए गैर ईंधन वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पीपीपी मॉडल पर 217 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना जो है एक बहुत अच्छी योजना है दोस्तों, ये दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना। इन केंद्रों का विस्तार और सशक्तिकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, अमृत मिशन, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना आदि योजनाएं निरंतर रखी गई हैं। तो अमृत का फुल फॉर्म मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये कब शुरू हुई थी, इसके बारे में कुछ जानकारी अगर आपकी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे आ जाते हैं, वनों की बात करते हैं यहाँ पर। तो राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के भीतर स्थित ग्रामों को एक समयबद्ध रूप से ग्रामीणों की सहमति से अन्यत्र विस्थापित किया जाता है। इस विस्थापन पैकेज की राशि को हमारी सरकार द्वारा प्रति परिवार रुपये 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया गया है। तो चूँकि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, अभ्यारण्य होते हैं, उनके अंदर जो गांव होते हैं उनको एक समयबद्ध रूप से ग्रामीणों की पहले सहमति ली जाती है और फिर उनको अलग जगह विस्थापित किया जाता है। और जो पैकेज उनको दिया जाता है प्रति परिवार 10 लाख जो दिया जाता था उसको बढ़ा के 15 लाख किया गया है। आप मुझे बताइएगा कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं। आगे आ जाते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश में बिगड़े वनों के सुधार हेतु सरकार सतत प्रयत्नशील है। हमारी सरकार ने वर्षा ऋतु 2021 में 24,792 हेक्टेयर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया है, जिसे 1.5 गुना बढ़ाकर वर्षा ऋतु 2022 में 37,483 हेक्टेयर वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे वनों की बेहतरी के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के और अवसर प्राप्त हो सकेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट, हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की गई है जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, शिक्षा और स्वास्थ्य। स्कूल शिक्षा की बात हम करें तो स्कूल शिक्षा के देखिए यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी को ज्ञान, दक्षता, कौशल और संस्कार की वह अनमोल विरासत प्राप्त होती है जिससे देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति सुनिश्चित होती है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। सीएम राइज योजना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके प्रथम चरण में 360 स्कूल प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य है। इन विद्यालयों की लागत रुपये 7,000 करोड़ से अधिक होना अनुमानित है। इन विद्यालयों में सभी मूलभूत सुविधाएं, पर्याप्त शैक्षणिक अमला, खेलकूद, ललित कलाओं में प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा विद्यार्थियों को विद्यालय तक आने जाने के लिए परिवहन सुविधा आदि उपलब्ध कराई जाएगी। इस बजट में रुपये 1,157 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में संगीत और नृत्य की कलाओं को बच्चों की शिक्षा का भाग बनाते हुए उन्हें समग्र शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नई योजना अनुगूंज कलाओं से समृद्ध शिक्षा प्रारंभ की जा रही है। याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अनुगूंज कलाओं से समृद्ध शिक्षा ये प्रारंभ की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो थी उसके अनुसार सन 2030 तक युवा एवं प्रौढ़ साक्षरता दर को 100% पहुंचाने का लक्ष्य है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार किस वर्ष तक युवा और प्रौढ़ साक्षरता दर को 100% पहुंचाने का लक्ष्य है। तो वो वर्ष है 2030। 2030 तक युवा और प्रौढ़ की जो साक्षरता दर होगी उसे 100% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षर व्यक्तियों की निरक्षरता उन्मूलन के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ये संचालित किया जा रहा है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं प्रतिभाशाली बच्चों। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये तो जो है टीचिंग एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। प्रतिभाशाली बच्चों को सही मार्गदर्शन एवं मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराने, अकादमिक और अन्य कौशलों के विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान तथा स्वावलंबी बनाने के लिए प्रखर योजना प्रस्तावित है। तो ये प्रखर योजना जरूर ध्यान रखिएगा किससे रिलेटेड है, प्रतिभाशाली बच्चों से रिलेटेड है। उनका सही मार्गदर्शन हो, उन्हें मूलभूत आवश्यकताएं मिलें और उनका जो शैक्षणिक होता है, एकेडमिक और अन्य जो उनकी कौशल होते हैं उनका विकास हो और इसके लिए जो है प्रखर योजना प्रस्तावित है। आगे बात करें तो कहना है कि सामाजिक समरसता
की भावना विद्यार्थी के जीवन में ही विकसित किए जाने की आवश्यकता है। अतः वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म, सामाजिक असमानता आदि का भेद मिटाने के उद्देश्य से समरसता छात्रावासों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जहां सभी समाज के विद्यार्थी एक ही छात्रावास में मिलजुल कर साथ साथ रहें। बजट में इस प्रयोजन के लिए 50 करोड़ का इन्होंने प्रावधान किया हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए वर्ष 2020-21-22 का बजट अनुमान रुपये 25,935 करोड़ है। 2020-21-22 के लिए था 25,935 करोड़। अब इसको जो है इन्होंने बढ़ा दिया है लगभग 27,000, मतलब 2,000 करोड़ इन्होंने बढ़ा दिया है। 27,792 करोड़ इन्होंने इसमें प्रावधान प्रस्तावित किया है। तो काफ़ी मतलब ठीक ठाक बढ़ाया है, लेकिन और इस पे बढ़ना चाहिए। 25,000 से 27,000 किया है। उच्च शिक्षा की बात करें दोस्तों, तो उच्च शिक्षा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हम लोग पिछड़ते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि हमारी सरकार शैक्षणिक संस्थाओं के उन्नयन तथा उनमें गुणवत्ता मूलक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है। वर्तमान में 104 शासकीय महाविद्यालय और 30 निजी महाविद्यालय, तो याद रखिएगा 104 और 30, नेक, ये क्वालिटी असेसमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नेक द्वारा प्रत्यापित हैं। सत्र 2021-22 में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के किए गए नेक मूल्यांकन में शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन जो है इसको A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसको A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है, तो शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन को A+ ग्रेड यहाँ पर प्राप्त हुआ है। उच्च शिक्षा का प्रदेश में विस्तार करने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या अब 40 हो गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल एवं रीवा विश्वविद्यालयों में इनक्यूबेशन सेंटर, याद रखिएगा इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। कुल 100 उच्च शिक्षा संस्थानों में सूचना तकनीकी अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण अंतर्गत 200 स्मार्ट क्लास तथा 75 कंप्यूटर लैब का कार्य पूर्ण किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। विगत कुछ समय में वर्चुअल लर्निंग की उपयोगिता प्रमाणित हुई है। देखिए वर्चुअल लर्निंग, इसकी उपयोगिता प्रमाणित हुई है पिछले कुछ समय में। इसी दृष्टिगत रखते हुए शासकीय महाविद्यालयों में वर्चुअल शिक्षण व्यवस्था की नवीन योजना प्रारंभ की जा रही है। तो ये भी इस हेतु रुपये 12,47,00,000 का प्रावधान प्रस्तावित है। बहुत ही अच्छी बात है। आ जाते हैं आगे, खेल और युवा कल्याण की बात करेंगे। खेल और युवा कल्याण, तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के गौरव को बढ़ाया है। और टोक्यो ओलंपिक की बात करें, 2020 में हुआ था टोक्यो ओलंपिक। इसमें प्रदेश में स्थापित अकादमी के 8 खिलाड़ियों ने प्रतिभागिता की। प्रदेश के विवेक सागर, याद रखिएगा नाम विवेक सागर, और ये किस चीज़ से हैं, हॉकी से रिलेटेड है, हॉकी। तो इसमें टोक्यो ओलंपिक में प्रतियोगिता में देश को कांस्य पदक, कौन सा पदक दिलाया, कांस्य पदक दिलाया। इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग से रिलेटेड है, 50 मीटर 3 पोजीशन इवेंट में विश्व रिकॉर्ड बनाया। राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में एक बेटी है मुस्कान किरार, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 21 स्वर्ण, 12 रजत और 10 कांस्य पदक प्राप्त कर ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित की है। वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप पोलैंड के रिकर्व टीम इवेंट में अमित कुमार ने स्वर्ण पदक अर्जित किया। वर्ष 2021-22 में अकादमी के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 व राष्ट्रीय स्तर के 216 पदक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और क्या क्या करा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में हम बात करें तो विवेक सागर, इन्होंने हॉकी में कांस्य पदक जीता। ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 50 मीटर 3 पोजीशन इवेंट शूटिंग में इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में मुस्कान किरार ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के 21 स्वर्ण खिलाड़ियों को मिले 12 रजत और 10 कांस्य पदक। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। आगे आगामी वर्षों में खेलो इंडिया यूथ गेम का प्रदेश में आयोजन प्रस्तावित है। तो याद रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम का यहाँ पर प्रस्तावित है। लगभग 12,000 खिलाड़ियों की प्रतिभागिता का अनुमान है। नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। आगे आ जाते हैं, जन स्वास्थ्य की बात हम अब करते हैं।
दोस्तों, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, तो यहाँ पर कहा गया है कि सरकार स्वास्थ्य संस्थाओं में निरंतर वृद्धि कर उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है और मूलभूत अधोसंरचना के दीर्घकालीन कार्य किए जाएं जिनका लंबे समय तक प्रदेश को लाभ मिल सके। तो यहाँ पर 2021-22 की बात की गई है। 10 जिला चिकित्सालय, 33 सिविल अस्पताल, 55 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 119 उप स्वास्थ्य केंद्र, कुल 417 स्वास्थ्य संस्थाएं 2021-22 में स्वीकृत की गई हैं। 2021-22 में 3800 उप स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, 150 जीर्ण शीर्ण उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 तक 10,000 उप स्वास्थ्य केंद्रों में 1,200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों, आगे जो बात की गई है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात की गई है। इसने लगभग 95% पात्र परिवारों को कुल 2,66,00,000 आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। शेष पात्र परिवारों को योजना में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शासकीय चिकित्सालयों में आयुष्मान हितग्राहियों की सुविधा के लिए एजेंसियां नियुक्त की गई हैं तथा केंद्रीकृत कॉल सेंटर भी चालू किया गया है। योजना में अब तक 13,53,000 से अधिक हितग्राहियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में जिला अस्पतालों में बेड लीज मॉडल के माध्यम से लेबोरेटरी में 101 प्रकार के निःशुल्क टेस्ट सहित कुल 132 प्रकार के टेस्ट किए जा रहे हैं। सामुदायिक प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों में हब एवं स्पोक मॉडल के माध्यम से 34 प्रकार के टेस्ट निःशुल्क किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप मुझे ये बताइएगा, ये हब और स्पोक मॉडल क्या है। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया का दुष्प्रभाव है जो चिंता का विषय है। हमारी सरकार इस रोग के निदान के लिए मिशन के रूप में कार्य करेगी। इस हेतु बजट में पृथक से प्रावधान प्रस्तावित है। फिर आ जाते हैं आगे, बात करते हैं चिकित्सा शिक्षा के लिए। तो श्रेष्ठ चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ये तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय श्योपुर, राजगढ़, सिवनी, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह एवं छतरपुर स्थापित किए जाने का कार्य प्रगतिशील है। शीघ्र ही प्रदेश में शासकीय क्षेत्र के 22 चिकित्सा महाविद्यालयों विद्यालय सेवाएं प्रदान करेंगे। प्रदेश में 9 अशासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भी संचालित हैं। तो 22 याद रखिएगा, 22 आपके हो गए गवर्नमेंट और 9 हो गए आपके नॉन गवर्नमेंट। तो वर्तमान में उपलब्ध 2035 MBBS सीट को बढ़ाकर 3,250 और MSc नर्सिंग की 50 से 320 कर दी गई है। BSc नर्सिंग में 390 से बढ़ाकर 810। ठीक है। आयुष की बात करें तो वैद्य आपके द्वार कार्यक्रम विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन आयुष चिकित्सा परामर्श निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आनंदम वर्तमान जीवन शैली में तनाव दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर गठित आनंद विभाग के अंतर्गत आंतरिक सुख व सुकून के कार्यक्रम निरंतर चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट 2021-22 का जो है 11,384 करोड़ का था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2022-23 के लिए रुपये 13,642 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा थर्ड पार्ट। थैंक यू वेरी मच।